बिहार का बेगूसराय जिला दामोदरपुर नाम का एक गांव। चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। तारीख है 13 दिसंबर 2024 और सुबह का वक्त है। हल्की ठंड होगी। गांव में जिंदगी बस अपनी रफ्तार पकड़ ही रही है। इसी माहौल में विक्रांत नाम का एक आदमी अपनी स्कूटी पर है, पानी के जार लेकर शायद घर की तरफ लौट रहा है। बिल्कुल एक आम सुबह जैसा। हाँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा रोज होता है। लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में ये शांत सी सुबह पूरी तरह बदलने वाली थी। अच्छा। वो एक खतरनाक हमले का सीन बनने वाली थी। आज हम इसी एक घटना से जुड़े अदालती फैसले की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ठीक है। हमारे पास बेगूसराय की जिला अदालत का एक फैसला है और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक छोटे से गांव में हुई आपराधिक घटना कानून के उस लंबे और पेचीदा रास्ते से गुजरती है। कैसे सबूतों को एक एक करके जोड़ा जाता है और आखिर में जज के आधार पर एक बहुत सख्त सजा सुनाते हैं। और ये मामला इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये कोई नेशनल टीवी पर चलने वाला हाई प्रोफाइल केस नहीं है। सही। ये एक ऐसी घटना है जो शायद अखबार के किसी कोने में एक छोटी सी खबर बनकर रह जाती है, लेकिन असल में यही वो मामले हैं जो हमें दिखाते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ये हमें बताते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम आम लोगों के लिए असल में कैसे काम करता है, मतलब जमीनी स्तर पर। हाँ बिल्कुल, एक आम आदमी की शिकायत से शुरू होकर पुलिस की जांच और कोर्ट के फैसले तक का पूरा सफर। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2024। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहले विक्रांत, जो पीड़ित हैं और जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। ठीक है। और दूसरे 2 हैं आरोपी सोनू कुमार और रंजीत चौधरी। और ये तीनों एक ही गांव दामोदरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब सब एक दूसरे को जानते होंगे। हाँ, लगता तो यही है। हमारे स्रोत बताते हैं कि विक्रांत अपने फुफेरे भाई की स्कूटी पर पानी लेकर आ रहे थे। तभी गांव के ही एक सरकारी स्कूल के पास सोनू कुमार और रंजीत चौधरी ने उनका रास्ता रोक लिया। ओके। और फिर उन पर हमला कर दिया। और ये कोई मामूली धक्का मुक्की नहीं थी। नहीं। उनके हाथों में लोहे की रॉड और कोई धारदार हथियार था, जिससे उन्होंने विक्रांत पर कई वार किए और उन्हें पूरी तरह जख्मी कर दिया। बाप रे! तो मतलब ये एक गंभीर हमला था। बहुत गंभीर। और ठीक इसी पल से मैं कहूंगी कानून का पहिया घूमना शुरू हो जाता है। हमले के बाद विक्रांत ने जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम किया, FIR दर्ज कराई होगी। बिल्कुल, वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन गए और FIR दर्ज कराई। केस का नंबर था कांड संख्या 373/2024। अब ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो लम्हा है जब 2 लोगों के बीच की लड़ाई या कोई पुरानी दुश्मनी अब राज्य के खिलाफ अपराध बन जाती है। एक मिनट, ये बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब FIR दर्ज होते ही ये मामला विक्रांत का नहीं रहा, बल्कि सरकार का बन गया। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब ये केस विक्रांत बनाम सोनू और रंजीत नहीं है। तो ये क्या है? ये है स्टेट ऑफ बिहार बनाम सोनू और रंजीत। इसका फायदा ये है कि अब विक्रांत को खुद वकील नहीं करना पड़ेगा या केस लड़ने का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा। अब सरकार की पूरी मशीनरी, सरकारी वकील, पुलिस सब मिलकर विक्रांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर जांच पूरी होने के बाद ये मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम वेद प्रकाश मोदी की अदालत में पहुंचा। और यहीं आकर मामला थोड़ा और उलझ जाता है। जैसा आपने कहा, हमला 2 लोगों ने किया था, सोनू और रंजीत। लेकिन जो फैसला हमारे हाथ में है वो तो सिर्फ सोनू कुमार के लिए है। दूसरे आरोपी रंजीत चौधरी का क्या हुआ? क्या उसे छोड़ दिया गया? नहीं, छोड़ा नहीं गया। यहीं पर हमारे कानून का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका सामने आता है। स्रोत बताता है कि सुनवाई के दौरान रंजीत चौधरी फरार हो गया, मतलब भाग गया। ओहो। अब सोचिए अदालत के सामने क्या मुश्किल है। अगर वो रंजीत के पकड़े जाने का इंतजार करती तो शायद सालों तक केस अटका रहता। हाँ, ये तो होता ही है। इससे ना तो विक्रांत को इंसाफ मिलता, न ही सोनू के मामले में कोई फैसला हो पाता। सही बात है, ये तो एक बड़ी समस्या। तो अदालत ने क्या किया? अदालत ने एक बहुत प्रैक्टिकल कदम उठाया। उन्होंने रंजीत चौधरी का केस अलग कर दिया और सोनू कुमार पर मुकदमा जारी रखा। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, इसे कानूनी भाषा में सेपरेशन ऑफ ट्रायल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जो भाग गया उसका इंतजार नहीं करेंगे, जो हाथ में है पहले उसे तो न्याय के कटघरे में खड़ा करे। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि एक अपराधी के भाग जाने की वजह से पूरे न्याय प्रक्रिया पर ब्रेक न लगे। ये तो वाकई एक जरूरी प्रक्रिया है, वरना तो कोई भी मुजरिम केस को लंबा खींचने के लिए फरार हो जाएगा। बिल्कुल। तो ठीक है, रंजीत का मामला अलग हो गया और सारा फोकस सोनू कुमार पर आ गया। अब किसी भी केस की जान होते हैं सबूत और गवाह।
सबसे अहम। सरकार की तरफ से ये केस लड़ रहे थे अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर। उनके सामने ये चुनौती थी कि वो अदालत में ये साबित करें कि हमला सोनू नहीं किया है। सही। इसके लिए उन्होंने 6 गवाह पेश किए। ये जानना दिलचस्प होगा कि एक केस को मजबूत बनाने के लिए किस किस तरह के गवाहों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अगर हम देखें तो ये 6 गवाह एक पक्की दीवार बनाने जैसी स्ट्रैटेजी है, जहां हर ईंट का अपना काम है। कोई भी ईंट कमजोर रह गई तो पूरी दीवार गिर सकती है। तो पहली ईंट कौन सी थी? पहली और सबसे मजबूत ईंट खुद विक्रांत। जाहिर है वो पीड़ित भी हैं और शिकायतकर्ता भी। उनकी गवाही सबसे सीधी और ताकतवर होती है, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ खुद महसूस किया है। वो जज को बता सकते हैं कि हाँ, इसी आदमी ने, सोनू कुमार ने मुझ पर हमला किया था। उनकी गवाही केस की नींव होती है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक इंसान के कहने पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सही बात है, क्योंकि बचाव पक्ष का वकील तो यही कहेगा कि ये पुरानी दुश्मनी की वजह से झूठ बोल रहे हैं। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए दूसरी ईंट की जरूरत पड़ती है। और वो कौन थे? वो थे दूसरे गवाह, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। एकदम सही। डॉक्टर की गवाही केस को किसी की कही सुनी बात से निकालकर वैज्ञानिक सबूत के दायरे में ले आती है। अच्छा। डॉक्टर अभिषेक ने विक्रांत की चोटों का मुआयना किया होगा। उनकी रिपोर्ट और गवाही ने कोर्ट में 3 बातें साफ की होंगी। पहली, विक्रांत को चोटें लगी थीं। दूसरी, चोटें कितनी गहरी थीं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि चोटें किस तरह के हथियार से लगी थीं। हाँ, क्या कोई चोट धारदार हथियार की है? क्या कोई निशान लोहे की रॉड जैसी भारी चीज का है? मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट में विक्रांत के बयान पर एक तरह से वैज्ञानिक मोहर लगा दी। जो विक्रांत कह रहे थे कि उन पर रॉड और धारदार हथियार से हमला हुआ, डॉक्टर ने उसे मेडिकली कंफर्म कर दिया। बिल्कुल। अब ये सिर्फ विक्रांत का आरोप नहीं रहा, ये एक मेडिकल फैक्ट बन गया। इससे बचाव पक्ष के लिए ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि विक्रांत कहानी बना रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास पीड़ित का बयान है और उसे सपोर्ट करने के लिए मेडिकल सबूत भी। लेकिन सरकारी वकील यही नहीं रुके। उन्होंने 3 और गवाह पेश किए, गोपाल चौधरी, अमर कुमार और हरिनाथ चौधरी। ये कौन लोग हो सकते हैं? इनका क्या रोल रहा होगा? देखिए, सोर्स में इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये 3 लोग केस के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। कैसे? हो सकता है ये चश्मदीद गवाह हों, जिन्होंने अपनी आंखों से ये हमला होते हुए देखा हो। सोचिए, उनकी गवाही कितनी ताकतवर होगी जब वो कोर्ट में कहेंगे, जी हाँ, मैं वहीं था और मैंने सोनू कुमार को विक्रांत को मारते हुए देखा था। और अगर वो चश्मदीद नहीं हुए तो भी वो जरूरी गवाह हो सकते हैं। शायद ये वो लोग थे जो शोर सुनकर सबसे पहले मौके पे पहुंचे और विक्रांत को जख्मी हालत में देखा। अच्छा। या शायद हमलावर भाग रहे थे और इन्होंने उन्हें देखा हो। किसी भी सूरत में ये तीसरे निष्पक्ष लोग हैं जो कहानी की पुष्टि करते हैं। इनकी गवाही से केस और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ पीड़ित और आरोपी की बात नहीं रही, गांव के दूसरे लोग भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सही पकड़े। और आखिर में छठे गवाह, अनुसंधानकर्ता राजीव कुमार सिंह। ये इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ है। क्या इनकी गवाही सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईओ की गवाही तो एक तरह से पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स होती है। अच्छा। वो इंसान है जो सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर जज के सामने एक पूरी तस्वीर रखते हैं। राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया होगा कि एफआईआर मिलने के बाद उन्होंने क्या-क्या किया। मतलब पूरी जांच का ब्यौरा दिया होगा। हाँ, कैसे वो घटनास्थल पर गए, वहां से क्या सबूत मिले, उन्होंने किन किन लोगों के बयान लिए, डॉक्टर की रिपोर्ट कैसे हासिल की। वो पूरी जांच प्रक्रिया को अदालत के सामने रखते हैं। मतलब वो एक तरह से केस के सूत्रधार हैं। हाँ, कह सकती है। उनकी गवाही जज को ये भरोसा दिलाती है कि पुलिस ने जो भी जांच की है वो निष्पक्ष और सही तरीके से की है। वो सारे गवाहों और सबूतों को एक धागे में पिरोकर पेश करते हैं। तो सरकारी वकील ने एक बहुत ही सदी हुई स्ट्रैटेजी अपनाई। सीधा पीड़ित का बयान, उसे सच साबित करने के लिए मेडिकल सबूत, सही, कहानी की पुष्टि करने के लिए चश्मदीद गवाह और पूरी जांच को एक साथ बांधने के लिए आईओ की गवाही। एक मजबूत केस। हाँ। इन सब सबूतों और गवाहियों को सुनने के बाद अदालत अपने फैसले पर पहुंची और जज वेद प्रकाश मोदी ने सोनू कुमार को दोषी पाया। और फिर सजा सुनाई गई। हाँ, फिर आई सजा की बारी। अदालत ने सोनू कुमार को 2 अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। पहली, भारतीय न्याय संहिता
यानी बीएनएस की धारा 109(1) के तहत 10 साल सश्रम कारावास और साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना। 10 साल, ये बहुत लंबी सजा है। और दूसरी बीएनएस की धारा 126(2) के तहत 6 महीने की सजा और 50 रुपए का जुर्माना।